Hello everyone, welcome to WowIS. Now we'll cover daily current affairs module for 20th and 21st of June. Okay, so ये हमारी कंटेंट लिस्ट, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा. ओके, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल. आज की कंटेंट लिस्ट में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हॉर्सशू क्रैब. ओके, सो ये उड़ीसा में पाया जाता है और इसको क्या क्या थ्रेड्स हैं, क्या क्या वैरायटीज़ हैं, वो सब देखेंगे. दूसरा हमारा रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स. तो संडे के दिन सोलर एक्लिप्स था, एज यू ऑल नो. सो रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स क्या क्या होते हैं और सोलर एक्लिप्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं और क्या क्या इसका इम्पैक्ट होता है. तीसरा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB. तो ये चाइना बेस्ड बैंक है, वी ऑल नो दिस. और इंडिया के लिए इसने एक लोन अप्रूव किया है $750 मिलियन का. ओके, $750 मिलियन का टू फाइट द कोरोना वायरस इफ़ेक्ट्स. जो भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं कोरोना वायरस के, उससे फाइट करने के लिए. अगला टॉपिक रहेगा हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. तो FATF के बारे में जानेंगे. अभी हाल ही में इसकी एक वर्चुअल समिट हुई थी, तो थोड़ा इसको डिस्कस कर लेंगे. लास्ट टॉपिक है हमारा वाई चाइना ट्रेड बैन इज़ अ बैड आइडिया. तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी बॉयकॉट चाइना मूवमेंट चल रहा है, ये हमारे लिए भी कैसे डेट्रीमेंटल हो सकता है. तो इसके कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का. सो पहला टॉपिक है हमारा हॉर्सशू क्रैब. ओके, सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि हॉर्सशू क्रैब स्टेयर्स एट एन अनसर्टेन फ्यूचर. मतलब कुछ पोचिंग हो रही है इसकी, तो काफ़ी फ्यूचर अनसर्टेन है. इवन एज वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल हॉर्सशू क्रैब डे ऑन जून 20 को इंटरनेशनल हॉर्सशू क्रैब डे मनाया जाएगा. तो सी से रिलेटेड ये न्यूज़ है. ओके, सो ये मैराइन एंड ब्रैकिश वाटर आर्थ्रोपॉड्स होते हैं. ट्रू क्रैब्स ये नहीं होते हैं, ये क्रैब्स होते हैं क्रस्टेशियंस, हार्ड क्रस्ट जिनकी होती है. तो ये ट्रू क्रस्टेशियंस नहीं होते हैं, ट्रू क्रैब्स नहीं होते हैं. दीज आर आर्थ्रोपॉड्स. ओके, मैराइन एंड ब्रैकिश वाटर, ये आपको याद रखना है, मैराइन एंड ब्रैकिश वाटर. फ्रेश वाटर क्रैब्स नहीं है ये. ओके, जो अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 4 एक्सटेंट वैरायटीज़ होती हैं इनकी, 4 स्पीशीज़. और इसमें से हमारे यहाँ 2 पाई जाती हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे. 2 ऑफ देम आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. और जो टी जायजास स्पीशीज़ है, टी जायजास, ये उड़ीसा के बालासोर कोस्ट पे पाया जाता है. ओके, बालासोर कोस्ट. और ये शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. डोंट वरी, ये इन्फॉर्मेशन सब दी हुई है, तो यू डोंट नीड टू राइट इट डाउन. शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें इसको इंक्लूड किया गया है, विच मीन्स दैट कैप्चरिंग दैम एंड किलिंग दैम इज़ एन ऑफेंस. ओके, और these are one of the oldest marine living fossils and their origin predates the origin of dinosaurs. डायनासोर के भी पहले के हैं ये लोग. ओके, सो इनको लिविंग फॉसिल भी बोला जाता है. नाउ जो इकोलॉजिकल फंक्शंस हैं ये हॉर्सशू क्रैब के, ये काफ़ी सारे एग्स ले करते हैं बीचेस पे. तो जो वाइल्ड लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, उसको सपोर्ट करता है, उनके फूड की तरह ये काम करते हैं. ओके, इनके एग्स जो होते हैं. नाउ क्या क्या इनको थ्रेट्स हैं. तो सबसे पहले पोचर्स जो होते हैं वो इनको मारते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनमें एफ्रोडाइसिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ओके, दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है इनके हैबिटाट डिस्ट्रक्शन का, विच दैट इज़ इनका जो ब्लड होता है दैट इज़ ब्लू कलर्ड ब्लड. और ब्लू कलर्ड जो ब्लड होता है दैट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स. सॉरी. तो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स को डिटेक्ट करने के लिए इनका जो ब्लड होता है विच इज़ ब्लू इन कलर, उसका काफ़ी यूज़ होता है. दूसरा जो बलरामगढ़ी एस्ट्यूअरी है, उसमें काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, विच इज़ अ मेजर ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर देम. ओके, तो बलरामगढ़ी एस्ट्यूअरी ये भी उड़ीसा में है. यहाँ पर काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जिनकी वजह से इनको खतरा है. तो ये जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन डिस्कस की, ये ख़त्म करती है हमारा हॉर्सशू क्रैब का टॉपिक. आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको PDF में मिलेगी, तो आप प्लीज़ इसको डाउनलोड कीजिएगा, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगला टॉपिक है हमारा रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स. तो संडे को सोलर एक्लिप्स हुआ था और इसको रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स बोला गया. 3 तरीके के सोलर एक्लिप्स होते हैं बेसिकली. टोटल सोलर एक्लिप्स,
पार्शियल सोलर एक्लिप्स एंड एनुलर सोलर एक्लिप्स, और जिसको हम रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स भी बोलते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज़ टोटल सोलर एक्लिप्स। यहाँ पे जो मून होता है वो अर्थ के थोड़ा ज़्यादा पास होता है, तो ये ऐसा लगता है कि इसने पूरा कवर कर लिया है सन को। एनुलर सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, जो मून होता है वो अर्थ से थोड़ा दूर होता है, तो उसका साइज़ पूरे सन को ढक नहीं पाता, ऐसा इल्यूजन आता है कि वो पूरा ढक नहीं रहा है। इसकी वजह से साइड से आपको सूरज की रोशनी देखने को मिलेगी, इसलिए इसको बोलते हैं एनुलर, विच मीन्स एनुलर मीन्स रिंग्स। तो ऐसा लगेगा कि रिंग्स हैं यहाँ पर, ओके, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स बोला गया। पार्शियल तो आप जानते ही हैं कि आधा आपको दिख रहा है, कुछ पार्ट ढक गया है। नाउ एनुलर सोलर एक्लिप्स, रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स जून 21 को देखा गया था, और सोलर एक्लिप्स होता तब है जब अर्थ और सन के बीच मून आ जाता है। तो दिस इज़ वेरी इजी, ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है। नासा का ये कहना है कि पीपल हु आर एबल टू व्यू द टोटल सोलर एक्लिप्स आर इन द सेंटर ऑफ द मून शेडो एज इन व्हेन इट हिट्स द अर्थ। तो हमने तीन तरीके के जो सोलर एक्लिप्सेस डिस्कस की, उसमें अम्ब्रल रीजन और पेनम्ब्रल रीजन का काफ़ी सिग्निफिकेंस है। अब क्या होता है, मान लीजिए ये एक सोर्स ऑफ लाइट है लाइक द सन, ओके, नाउ ये है मून जिसकी शेडो अर्थ पे पड़ने वाली है। अब क्योंकि सन ज़्यादा बड़ा है, मून ऑब्वियसली छोटा है, तो दो शेडोज़ अर्थ पे फॉर्म होंगी, ओके। एक होगा अम्ब्रल रीजन, दिस वन, और ये डिस्टेंस के साथ छोटा होता जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया, यहाँ पे और छोटा हो गया, और फाइनली यहाँ पे जो शेडो बनी वो काफ़ी छोटी है। और दूसरा होता है पेनम्ब्रल शेडो। पेनम्ब्रल शेडो होती है ऐसी, दिस गोज़ हियर एंड दिस गोज़ हियर। ये डिस्टेंस के साथ बड़ी होती जाती है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी बड़ी है, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पे और बड़ी है, और फाइनली यहाँ पे आते आते ये काफ़ी बड़ी हो गई, ओके। सो ये पेनम्ब्रल हुआ, और ये अम्ब्रल। नाउ जो भी पर्सन या इंडिविजुअल या एक पॉपुलेस जो अम्ब्रल रीजन में लाई करेगी, मतलब मान लीजिए एक पर्सन है, वो यहाँ पर सिचुएटेड है, ये एक पर्सन है, ओके, तो इसको तो ये पूरा दिखेगा कि चांद ने पूरा ढक लिया भाई सूरज को। तो इसको, ये जो पर्सन अम्ब्रल रीजन से ऑब्जर्व कर रहा है इस सोलर एक्लिप्स को, उसको ये टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई पड़ेगा, ओके, टोटल सोलर एक्लिप्स इस पर्सन के लिए जो कि अम्ब्रल रीजन में है। और जो पेनम्ब्रल रीजन में, मान लीजिए एक पर्सन यहाँ पे है पेनम्ब्रल रीजन में, इसको इतना पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट तो क्लियरली विजिबल है इसको, तो इसके लिए ये जो इंडिविजुअल है यहाँ पर, इसके लिए ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स है, ओके, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस नाउ, ओके। सो वही हमने डिस्कस किया यहाँ पे, टोटल सोलर एक्लिप्स, पार्शियल सोलर एक्लिप्स एंड एनुलर सोलर एक्लिप्स। आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे मैंने ऊपर जितना समझा दिया उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। फिर ये वही कॉन्सेप्ट आया कि दो तरीके की शेडोज़ होती हैं, एक पेनम्ब्रल और एक अम्ब्रल, ये वाला। और अकॉर्डिंग टू नासा, पीपल स्टैंडिंग इन द अम्ब्रा रीजन see a total eclipse and those standing in the penumbra see a partial eclipse. This I have already explained to you. Now, what is the significance of this study? So NASA studies solar eclipses to study the top layer of the sun called the corona. कोरोना को स्टडी करने के लिए सोलर एक्लिप्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज कोरोनल ग्लेयर होता है एक, जिसकी वजह से आप उसको बहुत अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते हैं। जब सोलर एक्लिप्स होता है तो क्या होता है कि सन छुप जाता है, तो जो कोरोनल ग्लेयर है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से आपकी स्टडी काफ़ी इजी हो जाती है उस कोरोना रीजन की, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। तो जैसा कि मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था कि $750 मिलियन का एक एग्रीमेंट हुआ है फॉर कोविड-19 एक्टिव रिस्पॉन्स एंड एक्सपेंडिचर सपोर्ट प्रोग्राम। कोविड-19 के जितने भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, उनको फाइट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फाइनेंस की ज़रूरत है, और वो फाइनेंशियल हेल्प एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने दी है इंडिया को, ओके। तो जो टोटल लोन है वो है $2.250 बिलियन का, जिसमें से $750 मिलियन दे रहा है AIIB, और बाकी जो बचा $1.5 बिलियन दैट इज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द Asian Development Bank, okay, and the package aims to strengthen India's efforts to the
एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, ये सब हमने देख चुके हैं। जो इसके बेनिफिशियरीज होंगे, हु विल बी द पोटेंशियल बेनिफिशियरीज, तो पर्सनस हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, वही है पर्सनस बिलो द पॉवर्टी लाइन, फार्मर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ द वुमेन, विडोज़, पर्सनस विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, ओके, सीनियर सिटीजन्स, इन सब लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा ना। अगर AIIB की बात करें तो इट्स अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, इसको लेके क्वेश्चन भी आया है। क्वेश्चन में ये था कि इसमें जो डोनर्स होते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं, वो सिर्फ एशियन रीजन को बिलोंग करते हैं, विच वाज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एक क्वेश्चन आया है, पता आई डोंट रिमेंबर द ईयर, ओके। सो इट हैज़ 102 अप्रूव्ड मेंबर्स वर्ल्ड वाइड, तो ऐसा नहीं है कि एशियन रीजन के ही मेंबर्स हैं इसमें, 102 मेंबर्स हैं इसमें, ओके। और जो जनवरी 2016 से इसने ऑपरेट करना चालू किया है। AIIB इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ चाइना का ब्रेन चाइल्ड है, और ये फॉस्टर करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये बैंक बनाया गया था। सो अगला टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। तो इंडियन ऑफिशियल्स ने मीटिंग अटेंड की है भैया, वर्चुअल 32nd स्पेशल यूरेशियन ग्रुप की मीटिंग। यूरेशियन ग्रुप एक एसोसिएट ग्रुप है, ऐसे ही एशिया पैसिफिक ग्रुप भी होता है, वो भी एक एसोसिएट ग्रुप है, ये हम देखेंगे, ये जी को अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। नाउ FATF क्या है, तो FATF है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फाउंडेड इन 1989। और किसके इनिशिएटिव पे ये फाउंड की गई थी, तो G7 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन है G7 में, आई होप यू रिमेंबर देम। अमेरिका, कनाडा, इटली, जर्मनी, UK, फ्रांस, रशिया एक टाइम पे था जब इसको G8 बोलते थे, अब ये नहीं है, ओके। और एशिया से हमारे यहाँ है जापान। तो ये हैं, ये 2, एक 3 और ये 4, 7 मेंबर्स। रशिया जब इंक्लूड हुआ था तो उसको G8 बोलते थे, बट रशिया को 2014 में रशिया ने जो क्रीमियन एनेक्सर किया था, क्रीमिया को घेर लिया था, उसके लिए रशिया को एक्सपेल कर दिया गया, ओके। तो G7 में ये बाकी कंट्रीज़ हैं, और ये G7 के इनिशिएटिव पे ही इसको बनाया गया है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इसको G7 के इनिशिएटिव पे FATF को बनाया गया था। सेक्रेटेरिएट इसका जो है, दैट इज़ हाउस एट द OECD हेडक्वार्टर्स इन पेरिस। 37 इसके मेंबर जुरिस्डिक्शंस हैं, 37 मेंबर कंट्रीज़, ओके। और इंडिया जो है, दैट इज़ इट्स 34th मेंबर एंड ज्वाइंड इन जून 2010। उसके पहले इंडिया ऑब्जर्वर मेंबर था इसका। और इसकी जो मीटिंग्स होती हैं, 3 मीटिंग्स होती हैं बेसिकली इसकी, 3 प्लीनरी मीटिंग्स 12 मंथ के कोर्स में, और प्रेसिडेंसीज रोटेट होती रहती हैं। नाउ जो हमने यूरेशियन ग्रुप को डिस्कस किया था, तो यूरेशियन ग्रुप जो है वो रीजनल बॉडी है एंड दिस कंप्राइज ऑफ 9 कंट्रीज़। कौन कौन है इसमें, इंडिया, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड बेलारस। और पाकिस्तान इसमें नहीं है, पाकिस्तान आता है एशिया पैसिफिक ग्रुप में, वो भी एक एसोसिएट मेंबर है, जैसे कि AG इज़ एसोसिएट मेंबर ऑफ द FATF, APG इज़ ऑल्सो एन एसोसिएट मेंबर। और ये पाकिस्तान इसमें आता है, और पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज़ हैं वो APG जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है वो रिव्यू करता है, ओके, एसोसिएट मेंबर। नाउ रोल क्या है भैया FATF का, तो इट रिकमेंड्स मेजर्स टू कॉम्बैट फाइनेंशियल क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोकना है, और टेररिज्म के लिए फाइनेंसिंग को कैसे रोकना है, बेसिकली ये FATF का रोल है। क्योंकि नए नए हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग करना भी इजी हो गया है। जो हैकर्स होते हैं, जो मनी लॉन्ड्रर्स होते हैं, उन्हें अपने टेक्निक्स चेंज कर दिए हैं। तो FATF अपने रिकमेंडेशंस को हर कुछ साल में बदलता रहता है, चेंज करता रहता है, ऑल्टर करता रहता है, जिससे आप हमेशा नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ चल सकें, ओके। उसको कैसे रोकना है ये डिस्कस करता है। अब 2 लिस्ट हैं, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, वी ऑल नो दिस। ब्लैक लिस्ट में उसको डालने की काफ़ी कोशिशें चल रही हैं, बट अभी हाल फिलहाल में ग्रे लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट को बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और टेरिटरीज़, NCCTs, ओके। अब ग्रे लिस्ट जो होती है, ग्रे लिस्ट होती है फॉर द कंट्रीज़ दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग। पाकिस्तान में टेरर फंडिंग होती है एंड मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो उसको FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। और पाकिस्तान को प्रोवाइड किया गया है एक 27 पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन एजेंडा। अगर ये इम्प्लीमेंट पाकिस्तान नहीं करता है इसके रिव्यू होने पे, तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है,
सो वही पाकिस्तान विच कंटिन्यूज़ टू रिमेन ऑन द ग्रे लिस्ट, इसको 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया गया है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें, और अगर ये नहीं कर पाएगा इसको इम्प्लीमेंट तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में होने के आपके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको जो फाइनेंस है वो अवेलेबल नहीं हो पाता। हर कंट्री आपको लैंड नहीं करेगी, हर ऑर्गेनाइजेशन आपको लैंड नहीं करेगी, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व है। जो कंट्री टेरर फाइनेंसिंग करती है उसमें इन्वेस्टमेंट कोई भी क्यों करेगा, क्योंकि कभी भी आपका वो बंद हो सकता है। ओके, सो फाइनेंस की बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी। मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हुई या बायलैटरल कंट्री स्पेसिफिक जो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं उसके थ्रू भी आपको पैसा मिलना टफ़ हो जाता है। ये इसका बेसिक डिसएडवांटेज है। ओके, और इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन और बाइकआउट तो होता ही है। ह्यूमिलिएशन एंड बाइकआउट, तो इंसल्ट भी झेलनी पड़ती है आपको। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अब आते हैं हम हमारे आखिरी टॉपिक पे, विच इज़ वाई चाइना ट्रेड बैन इज़ अ बैड आइडिया। आपने देखा होगा बाइकआउट चाइना मूवमेंट बड़ा ट्रेंडिंग कर रहा है सोशल मीडिया पे, और सब चाहते हैं कि जो भी चाइना मेड प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार किया जाए, उनको यूज़ में ना लाया जाए। इवन कुछ लोग तो जो पहले भी चीज़ें ख़रीद चुके हैं उसको भी तोड़ रहे हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा आपको नहीं होने वाला, चाइना को भी उससे कोई घाटा नहीं होने वाला। ये चीज़ आप समझ के रखिए। ओके, सो स्कर्मिश हुआ हमारा गलवान वैली में, वहाँ पे हमारे कुछ सोल्जर्स मार्टिर हुए, कुछ शहीद हुए। वहाँ पे चाइना के भी कुछ सोल्जर्स मारे गए, और उसके बाद ये डिमांड हुई कि भाई चाइनीज़ गुड्स को बैन करो, हमको नहीं चाहिए। और लोगों का ऐसा मानना था कि अगर इंडिया चाइनीज़ गुड्स को बैन कर देगा तो चाइना की इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा और उसकी कमर टूट जाएगी। विल टीच चाइना बी फिटिंग लेसन। ओके, सो ये न्यूज़ कहता है कि ऐसा नहीं है, और ऐसा क्यों नहीं है उसके ये 6 स्पेसिफिक रीज़न्स प्रोवाइड करता है। अब वो 6 रीज़न्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वो 6 के 6 रीज़न्स हमारी पीडीएफ में अवेलेबल हैं, तो आपको ये नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, बट पीडीएफ में भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि भैया जो ट्रेड डेफिसिट्स होते हैं दैट आर नॉट बैड। ट्रेड डेफिसिट्स आर नॉट इनहेरेंटली बैड। तो ऐसा क्यों? लोग कहते हैं कि हमारा बहुत ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड सरप्लस नहीं है, हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम इम्पोर्ट करते हैं। तो लोगों का मानना है कि इसको बंद करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ तो आप बना नहीं सकते। यू कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग। आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा कंट्री से, आपकी ये नेसेसिटी है ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे। अब आप अगर कंट्री से ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली या तो आपको सरप्लस होगा या आपको डेफिसिट होगा। अब अगर आप इंडिया के टॉप 25 ट्रेडिंग पार्टनर्स को देखेंगे तो इंडिया का सरप्लस यूएस, यूके एंड नेदरलैंड से है। ओके, यहाँ पे इंडिया का सरप्लस है, बट क्या ये सरप्लस होने का मतलब ये है कि इंडिया इन तीनों इकोनॉमी से आगे है? नहीं, ये इकोनॉमीज़ हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। ओके, इनकी मैच्योरिटी में देखा जाए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखा जाए, सप्लाई चेन्स पे देखा जाए, तो ये कंट्रीज़ हमसे काफ़ी आगे हैं। तो इंडिया इज़ नॉट अ बेटर इकोनॉमी देन देम। सो ट्रेड जो डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट है, और ये बताना है कि ट्रेड डेफिसिट हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है, तो दिस इज़ वेरी इनहेरेंटली प्रॉब्लमेटिक, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो ट्रेड डेफिसिट्स आर नॉट नेसेसरीली बैड। कुछ चीज़ें आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं वो आपको बाहर से इम्पोर्ट करनी ही पड़ेंगी, सब चीज़ें आप नहीं बना सकते। दूसरा जो पॉइंट इस न्यूज़ में बोला गया है दैट इज़ इट विल हर्ट इंडियन पुअर द मोस्ट, क्योंकि हमारा जो पुअर सेगमेंट है दैट इज़ वेरी प्राइस सेंसिटिव। आप जानते हैं अगर आपको एक फ़ोन लेना है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, अगर मुझे कोई फ़ोन लेना है तो आई विल प्री डिसाइड माई ऑन माई बजट, मुझे 15,000 का फ़ोन चाहिए, और अगर किसी पर्टिकुलर फ़ोन की प्राइस 15 से बढ़ के 17,000 हो जाती है तो आई विल हैव टू लीव दैट ऑप्शन, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा 2,000 रुपये नहीं दे सकता हूँ। ओके, वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो इट विल हर्ट इंडियन पुअर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंडिया का जो मार्केट है दैट इज़ वेरी प्राइस सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा। थोड़ी भी अगर प्राइसेस में चेंज आती हैं तो हमारी चॉइसेस चेंज हो जाती हैं। तो प्राइस सेंसिटिव हमारा है इंडियन मार्केट, तो इससे हमारा जो गरीब है उनको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। आप महंगी टीवी खरीद सकते हैं, मैं शायद ख़रीद लूँ, लेकिन जिनने बहुत पहले से डिसाइड कर लिया कि उनको एक चीज़ चाहिए थी, और अगर आप उसको बैन कर देंगे और जो दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं दैट आर कॉस्टली, तो केवल रिच ही उसको सस्टेन कर सकते हैं, पुअर नहीं कर सकते। ओके, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसी पॉइंट में है
वो ये है कि जो चीज़ पहले से इंपोर्ट की जा चुकी है, मान लीजिए एक स्टॉक पहले से रखा हुआ है, उसका पैसा आपने चाइना को तो दे दिया, अगर अब आप बंद कर दोगे, प्रोडक्ट्स को बैन कर दोगे, तो ये जो इंपोर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी वो नहीं बिकेंगे तो किसको दिक्कत होगी? हमारे इंडियन सेलर्स को। जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट है उसमें फिर वही है कि गरीब आदमी मरेगा भाई, उसने तो पैसे दे दिए चाइना को, आपने उसका प्रोडक्ट खरीदना ही बंद कर दिया क्योंकि वो चाइनीज़ है, तो वो क्या करे, उसने तो पैसे दे दिए। ओके, सो ये हर्ट करेगा हमारे इंडियन पुअर को और इंडियन मार्केट को ही अल्टीमेटली। तीसरा है, इट विल पनिश इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। विल पनिश इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। अब ये कैसे? इंटरमीडिएट गुड्स का कॉन्सेप्ट आप सबको पता है। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स, आजकल ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो होली एक ही कंट्री में बनता है, मतलब पूरा का पूरा प्रोडक्ट एक ही कंट्री में बनता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है शायद आज के तारीख में। आप अगर टीवीज़ की बात करें तो जो एलईडी पैनल है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, आप अगर फ़ोन्स की बात करें तो हम प्रोसेसर चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसमें इंटरमीडिएट गुड्स जो यूज़ होते हैं वो किसी न किसी कंट्री से इंपोर्टेड ना हो। ओके, तो चाइना का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर हमारे इंटरमीडिएट गुड्स रुक जाएंगे जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस ही नहीं होते, तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि वो प्रोडक्ट तो बन ही नहीं पाएगा उस पर्टिकुलर गुड के बिना। सो इससे घाटा किसको हो रहा है? हमारे प्रोड्यूसर्स को और हमारे एक्सपोर्टर्स को। चाइना का इसमें कोई घाटा नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों घाटा नहीं है चाइना का। दूसरा, चौथा जो हमारा पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है कि चाइना का घाटा नहीं है, इट विल बेयरली हर्ट चाइना। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों भाई, अभी तो इतना शोरगुल मच रहा है कि चाइना की कमर टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। इट विल बेयरली हर्ट चाइना। वाई इज़ दैट सो? अगर आप चाइना और इंडिया का ट्रेड देखेंगे तो इंडिया चाइना को टोटल एक्सपोर्ट्स का 5% एक्सपोर्ट करता है। 5% एक्सपोर्ट है इंडिया का और 14% इम्पोर्ट है। ओके, वहीं अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना का एक्सपोर्ट जो इंडिया को है दैट कंप्राइजेस ऑफ ओनली 3% ऑफ चाइनाज टोटल एक्सपोर्ट्स एंड ओनली 1% ऑफ चाइनाज टोटल इम्पोर्ट्स। तो अगर किसी कंट्री को रिप्लेस करने की बात आई तो अब आप खुद बताइए कि इंडिया चाइना को इजीली रिप्लेस कर सकता है या चाइना इंडिया को इजीली रिप्लेस कर सकता है? अगर हमने अपना 14% एक्सपोर्ट्स रोक दिया तो हम किन किन कंट्रीज से इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे? हमारे पास अभी इस चीज़ का कोई भी जवाब नहीं है। ओके, और चाइना सिर्फ 1% इम्पोर्ट कर रहा है, सिर्फ 1%। आप उससे 14% इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो आपको हाल रिप्लेस कर सकता है, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इवन एक्सपोर्ट फ्रंट पे बात की जाए तो आप 5% एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, और चाइना सिर्फ 3% एक्सपोर्ट करता है। चाइना के पास दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट है, आपके पास उतनी रीच नहीं है। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट की बात करें तो भैया पॉलिसी क्रेडिबिलिटी पे दिक्कत आ जाएगी। पॉलिसी क्रेडिबिलिटी हमारी इफ़ेक्ट होगी। एक ऐसा देश जो रातों रात अपनी पॉलिसी चेंज कर देता है और एक देश के साथ ट्रेड बैन कर देता है, उस देश में इन्वेस्ट करने का किसको कितना फ़ायदा है, और मतलब क्या लॉन्ग टर्म आपका कोई स्टैंड ही नहीं है? अगर कोई आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करे और आप रातों रात कोई पॉलिसी चेंज कर दो, उसका तो पूरा पैसा डूब जाएगा। तो एफडीआई आपकी कंट्री में आना बंद हो जाएगा। इन्वेस्टर्स हैं वो बोलेंगे ये तो बहुत रिस्की प्रपोजिशन है, ये तो कभी भी कुछ भी बंद कर देते हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है इनके पॉलिसी में, तो एफडीआई आना बंद हो जाएगा, रिस्की बिजनेस हो जाएगा काफ़ी। तो जो भी इन्वेस्ट करेगा वो सोचेगा हमको बहुत रिटर्न दो, क्योंकि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं रहा है, हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, या तो हमको रिटर्न ज़्यादा दो या फिर पॉलिसी अपनी स्टेबल करो। तो पांचवा रीज़न ये हुआ। अब छठवा और आखिरी रीज़न जो इस न्यूज़ आर्टिकल में बताया गया था कि रेजिंग टैरिफ्स इज़ म्यूचुअली डिज़ास्ट्रस। अब ऐसा क्यों? सबसे पहले तो अगर आप कुछ भी करेंगे तो वो कंटेंशन फाइल होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते अभी हाल फिलहाल विदाउट वायलेटिंग द WTO कॉन्ट्रैक्ट, जो आप जिससे आप चाइना को हर्ट कर सकें। ओके, दूसरी बात यह है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो चाइना भी रिटेलिएटरी मेजर्स लेगा और बाकी कंट्रीज़ भी जो चाइना की फ्रेंड्स हैं वो भी रिटेलिएटरी मेजर्स ले सकते हैं। अगर आप किसी कंट्री के ख़िलाफ़ रिटेलिएटरी मेजर्स लेते हैं तो वो कंट्री भी करेगी और फिर पूरी दुनिया भी देखेगी कि आप कभी भी ये चीज़ें कर देते हैं, कभी भी आप टैक्स बढ़ा देंगे, कभी भी आप कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा देंगे, तो उन पर भी एक ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपकी कभी भी
रिलेशंस ख़राब हुए आपके उन कंट्रीज़ के साथ, तो वो भी ऐसे मेजर्स अडॉप्ट कर सकती हैं। तो रेजिंग टैरिफ्स इज़ म्यूचुअली डिज़ास्टर्स, दोनों को इससे घाटा होने वाला है। तो ये सारे रीजंस थे जिससे आप ट्रेड बैन नहीं कर सकते हाल फिलहाल में। ये सब जो हमने डिस्कस किया वो पीडीएफ में ऑलरेडी है, तो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ व्हाट इज़ द कंक्लूजन। सबसे पहले तो जो रूट कॉज है जो हमारे डिस्प्यूट का, डैट इज़ बॉर्डर डिस्प्यूट। तो क्या ट्रेड बैन करने से हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा? द आंसर इज़ नो, वी हैव टू रिजॉल्व दिस रूट कॉज। अब ये हम बातें करके सुलझाएं या लड़ाई करके सुलझाएं, दैट इज़ अप टू द गवर्नमेंट एंड द आर्मी। बट इस ट्रेड बैन करने से बॉर्डर डिस्प्यूट का कोई रिजोल्यूशन नहीं होने वाला है। दूसरा, जैसा कि हम देख चुके हैं, इट विल हर्ट इंडिया फार मोर देन चाइना। चाइना से ज़्यादा इंडिया हर्ट होने वाला भैया इस पूरी प्रोसेस में, एंड दिस इज़ अ फैक्ट, अच्छी लगे चाहे बुरी। नाउ जो अगला पॉइंट है, दैट इज़ इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी स्लो हो चुकी है। पेंडेमिक को हम फेस कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी की हालत काफ़ी ही स्लो हो गई है, काफ़ी घटिया चल रही है अभी हाल फिलहाल में, और उसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। और इन सब के बीच अगर हम एक ट्रेड बैन कर देते हैं, हमारी सप्लाई लाइन से जैसे तैसे अभी उभर रही हैं एक शॉक से, वो अगर फिर टूट जाती हैं तो फिर मार्केट और इकोनॉमी का क्या हाल होगा वो तो भगवान ही जाने। एंड जो आखिरी टॉप पॉइंट है वो ये है कि नो कंट्री इज़ सेल्फ सफिशिएंट एंड दैट इज़ वाई ट्रेड इज़ अ नेसेसिटी। ट्रेड भैया आपको करना ही पड़ेगा, कंट्रीज़ से करना ही पड़ेगा। आप सोचें कि हर चीज़ हम बना लें, खुद में ही बेच लें, खुद में ही बना लें, तो ऐसा वर्क नहीं करता है मार्केट। तो किसी कंट्री के साथ आपका ट्रेड डेफिसिट होगा, ओके, और किसी कंट्री के साथ आपका ट्रेड सरप्लस होगा। तो ये फैक्ट है, जो चीज़ आप बना सकते हैं चीपली वो आपका ट्रेड सरप्लस होगा, जो चीज़ आप नहीं बना सकते चीपली उसमें आपका ट्रेड डेफिसिट होगा। तो दिस इज़ वेरी नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये चीज़ हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व्स है दैट हैज़ रीच्ड $500 बिलियन, ओके, 500 बिलियन। तो हमारा 12 महीने का पूरा हम सेफ़ हैं। अगर हम 12 महीने तक इंपोर्ट करते हैं सब कुछ तो भी हमारे पास इतना रिज़र्व है, तो हमारी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ट्रेड डेफिसिट जो है उसने हमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं किया है। हमारे पास जो एफडीआई है और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है और या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी तादाद में हमको ये फॉरेक्स रिजर्व्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमको ट्रेड डेफिसिट से घबराने की ज़रूरत अभी नहीं है। ओके, सो ये सारे रीजंस थे। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स का मॉड्यूल कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक्ड इट। पीडीएफ आपको एज ऑलवेज टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। गाइस प्लीज़ सपोर्ट आवर इनिशिएटिव, ओके, सो do us a favor, please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that any time we post the thing you will get notified. Okay, thank you, we'll meet tomorrow.